Students, today we'll continue our first unit of chapter 1 जो हमने कल स्टार्ट किया था हमारे इकोनॉमिक्स का. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो क्या है, इज इट मच वाइडर और इज इट मच नैरोअर, जो भी चीजें हैं वो हमने इसके अंदर स्टडी करनी है. तो सबसे पहला दिया हुआ इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में. ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एज वी हैव स्टडीड यस्टरडे. इट स्टडीज मैन्स बिहेवियर एज अ रैशनल सोशल बीइंग. रैशनल सोशल बीइंग का मतलब है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड हमारी डिमांड्स जो है वो लिमिटेड है, तो हम उनके बीच में से कैसे पिक करते हैं कि कौन सी चीज हमें पहले जो है वो परचेज करनी चाहिए जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट नीड. देन इट इज कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको साइंस ऑफ वेल्थ की फॉर्म में क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है. Earning and spending of income was considered to be the end of all economic activities. Why? Because economic activity का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो मनी अर्न करते हैं एंड देन हम उसको स्पेंड भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर ह्यूमन बीइंग की कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई वांट होती है जिसे फुलफिल करने के लिए उन्हें इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड करना पड़ता है. सो अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एंड हो जाता है. मतलब जहाँ पे हमने अर्न किया, स्पेंड किया, दैट मींस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो स्कोप है वो वहीं तक लिमिटेड है. Wealth was considered as a means to an end, the end of human being welfare. ठीक है. Then an individual either as a consumer or as a producer can optimize his goal in an economic decision. मतलब एक इंडिविजुअल चाहे वो कोई कंज्यूमर है या फिर वो प्रोड्यूसर है, दैट मीन कंज्यूमर कौन होता है, वो जो चीजें कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, एंड प्रोड्यूसर वो होता है जो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है. वो अपना गोल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो उनका इकोनॉमिक डिसीजन होता है अपना. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को स्पेंड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पेमेंट करना पड़ता है अपने मटेरियल परचेज करने के लिए या लेबर के लिए जो वो वेजेस देते हैं. तो ये क्या रहता है उनका, उनके अंदर मतलब बेसिकली इंक्लूड किया जाएगा. तो ये जो था ये हमारी क्या था, मॉडर्न अप्रोच का पार्ट था. जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें क्या था, दैट इट इज अ सोशल साइंस. ये मैन्स बिहेवियर स्टडी करता है एज अ रैशनल सोशल बीइंग एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर. देन अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम जो है वो क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इज कंसीडर्ड टू बी एन एंड एंड वेल्थ वाज कंसीडर्ड टू एज अ मींस टू एन एंड, द एंड ऑफ बीइंग ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है. मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दैट एन इंडिविजुअल ईदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर कैन ऑप्टिमाइज हिज गोल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. मतलब एक इंडिविजुअल जो होता है वो क्या होता है, या तो एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर के वे से, मतलब किसी भी फॉर्म में, किसी भी रोल में अपने गोल को ऑप्टिमाइज जो है वो कर सकता है उसके इकोनॉमिक डिसीजन की फॉर्म में. द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स. जो हमारे इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो बेसिकली इस चीज में लाई करता है कि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे एनालाइज करते हैं एंड कौन से पॉलिसी मेजर्स लेते हैं उन्हें क्या करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए. देन social problems can thus be explained by abstract theoretical tools or by empirical methods. Social problems जो हैं वो किस तरीके से explain की जाती हैं, हमारे जो theoretical tools होते हैं या जो empirical methods होते हैं उनको use करके. In classical decision discussion, economics is a positive science. ठीक है. Classical discussion के according जो economics है वो क्या है, एक positive science है. Then it seeks to explain what the problem is and how it tends to be solved. That means ये हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो है क्या, इकोनॉमी से रिलेटेड, एंड हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो इन मॉडर्न टाइम इट इज बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नॉर्मेटिव साइंस. तो एक मॉडर्न टाइम के अंदर क्या है, ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों साइंस है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करता है और हमारी इकोनॉमी की जो मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं हमको भी स्टडी करता है. इकोनॉमिक्स ऑफ टुडे डील इकोनॉमिक इश्यूज नॉट मेयरली एज दे आर बट दे आल्सो दे शुड बी. मतलब इकोनॉमिक्स जो है आज के टाइम के जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं जो रियलिस्टिक अप्रोच में काम करते हैं, वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इश्यूज को जो है वो सिर्फ स्टडी ही नहीं करते बल्कि ये भी देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है. ठीक है. सो वेलफेयर इकोनॉमिक एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव. और जो हमारी वेलफेयर एंड जो हमारी ग्रोथ इकोनॉमिक्स है वो ज्यादा करके नॉर्मेटिव है रादर देन पॉजिटिव के. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये चीज आपने पहले भी स्टडी की हुई है, हमने कल भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था जब मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम अपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस लेवल तक जाता है वो. सो द टर्म
Micro and macro was introduced by Ragnar Frisch in economics. He is the professor of Oslo University in Britain, and according to him, economics is studied in two ways: micro level and macro level. Two level पर study की जाती है. In simple terms, what I can say to you about economics on micro level is that when we study the economic problem on an individual level means to say only of one individual, one firm, one consumer, one household, one industry. मतलब एक individual level पर जब study किया जाता है तो वो हमारी बन जाती है micro economics. And when we study or when we analyze the economic problems nationwide as a whole, that means not just the income of only one individual, but the income of nation as well, expenditure as well, इसके अलावा investment जो है nation wide कितना रहता है, production कितना रहता है, तो ये जो चीजें आती है ये macro economics का पार्ट रहता है. तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. That the word micro is derived from a Greek word micros, means very small or millionth part. It studies about the behavior of individual units. Individual units are a consumer, a producer, a firm, or industry. Marshall divides the microeconomics very well. According to Marshall, the microeconomic divides the economy into small units or small parts, and each part is studied. मतलब Marshall के according हम एक microeconomics को क्या करते हैं, microeconomics के अंदर हमारी जो economy होती है उसे हम small units में divide कर देते हैं, and each small unit जो है वो उसको study किया जाता है in terms of their economy as well and their financial position as well. So it explains how a consumer gets maximum satisfaction, how the producer gets maximum output, and how the firm gets maximum profit. थ्री सेक्शंस हैं. कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो चीजों को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकते हैं. प्रोड्यूसर्स मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, एंड जो फर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकती है. सो दीज आर द थिंग्स जो हमने इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते थे, बेसिकली स्टडी करनी होती है ओनली ऑन द लेवल ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल. ठीक है, फॉर ओनली वन कंज्यूमर, फॉर ओनली वन प्रोड्यूसर एंड अ फर्म और इंडस्ट्री. एंड डेफिनेशन इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन आपको दी हुई है के बोल्डिंग के अकॉर्डिंग, microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities, and so on. जो भी आपको चीजें दी हैं, that एक particular firm, particular household, particular consumer, इन सब चीजों के लिए जब हम इसको इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कितना रहेगा, अब जितना हमने पढ़ा है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं तो नेशन वाइड तो इसका स्कोप रह नहीं सकता. जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर जैसे जैसे आएंगे उनको हम क्या करते हैं, इनके अंदर स्टडी करते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमिन्ड एंड हाउ द प्राइस पर यूनिट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज डिटरमिन्ड. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि एक गुड का जो प्राइस है वो किस तरीके से फिक्स होता है, एक सिंगल यूनिट का प्राइस हम कैसे फिक्स करते हैं, एंड वो प्राइस जो है पर यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिटरमिन किया जाएगा. एंड इट आल्सो डील्स विद द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर आल्सो, क्योंकि प्राइसेस भी हम उतने ही फिक्स कर सकते हैं जितना एक कंज्यूमर इजीली पे आउट कर सकता है. क्योंकि अगर हमने मैक्सिमम प्राइसेस चार्ज किए अपनी कॉस्टिंग को कवर अप करने के लिए या और एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए, तो वहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर जो वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या बन जाती है, हमारी प्राइस थ्योरी भी बन जाती है. ठीक है, देन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या लेकर चलते हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. सो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर यानी कि जब प्रोडक्ट का प्राइस हमने फिक्स करना है, देयर विल बी टू थिंग्स जिनको हमें एनालाइज करना जरूरी है. फर्स्ट विल बी डिमांड एनालिसिस एंड सेकंड विल बी सप्लाई एनालिसिस. एंड देन हमारे पास जो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आएगा, दैट मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे हैं उनके लिए हम कितना कितना पे करते हैं. दैट विल बी रेंट फॉर बिल्डिंग, wages for laborers, interest for capital and profit for entrepreneur. And theory of economic welfare के अंदर क्या आता है, efficiency in production, efficiency in terms of cost, राइट, कि हमें जितना प्रोडक्शन करना है वो तो हमने करना ही करना है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट करना चाहिए, तभी हमारी एफिशिएंसी काउंट होगा. एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंजम्पशन जरूर करो, लेकिन अपनी इनकम का मेजर पार्ट भी आप कंजम्पशन में खर्च करो. देयर मस्ट बी सेविंग्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो हमारी कितनी रहती है. सो दीज आर द स्कोप ऑफ हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहता है. देन आते हैं यूजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी के जो ऑपरेशंस हैं उनको अंडरस्टूड करना कि वो किस किस लेवल पर होते हैं. इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीपल एंड देन मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स. सो दीज आर द थ्री यूजेस एंड थ्री इंपॉर्टेंसेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं. Now we come to macroeconomics. Now the word macro is derived from also a Greek word which means macros, that means large or very big. The macroeconomics studies the economy as a single unit. Economy means to say a proper nation, a proper country, जिसे हम एक single unit मानकर चलते हैं. It doesn't deal with the individual units, it deals with the aggregates or the total or averages. ठीक है.
ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है ना, ये कभी भी एक सिंगल यूनिट को डील नहीं करता, ये इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मानता है। उसके अंदर जो इनकम्स अर्न हो रही है एग्रीगेट लेवल पर, जो प्रॉफिट्स अर्न हो रही है एग्रीगेट लेवल पर, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है एग्रीगेट लेवल पर, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एग्रीगेट लेवल पर, उन सबको एग्रीगेटली क्या करना होता है, हमें इन्हें डील करना होता है, इनको इन्वॉल्व करना होता है, एड ऑन करना होता है, ताकि हमें पता चल सके दैट व्हाट विल बी आवर नेट, जो हमारी नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट्स का लेवल कितना है, और हमारे जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कितना है। तो ये जो चीजें नेशन वाइज स्टडी की जाएंगी, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन एक्सेट्रा, एज आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट दीस थिंग्स। एंड देन कम्स टू डेफिनेशन। So according to Gardner, macroeconomics is concerned with such variables as an aggregate volume of output of economy, which with the extent to these resources are employed with the size of national income and with the general price level. So macroeconomics जो है वो ऐसे variables के साथ क्या होता है, concerned होता है aggregate volume of output के साथ, कि हम अपने कितने resources को जो है बढ़ा सकते हैं, या कितने resources को extend करके जो हमारी national income है या जनरल प्राइस लेवल एक्सटेंड करके कितना एक प्रोडक्शन हमारा कर सकते हैं, एग्रीगेट वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा आउटपुट का। ये जो चीज स्टडी की जाती है ये हमारी किसके अंदर आ जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगी। देन इसका स्कोप जो है वो क्या रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द नेशनल इनकम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, ट्रेंड्स इन द नेशनल इनकम, ठीक है, कि टोटल नेशनल इनकम कितनी है, उनके ट्रेंड्स क्या है, किस लेवल पर बढ़ता है, किस लेवल पर कम होता है, एंड ऑन। एंड आल्सो डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, and it also studies about the trade cycles and inflation etc. You know about trade cycles? Trade cycles are boom, recession, depression, recovery, जो हमारे business cycles को भी हम इनको बोलते हैं। And also inflation, यानी कि general price level हमारा कैसा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी है। And it also deals with the theory of economic growth and macro theory of distribution, and it also called income and employment theory, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या बोलते हैं, हमारी प्राइस थ्योरी, बिकॉज वहां पे हमने अपनी सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट पे जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम पे करते हैं, पर यूनिट ऑफ प्राइस हम कितना फिक्स कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो हमने देखना है विद द ह्यूमन बीइंग वेलफेयर। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन सब चीजों को एग्रीगेट लेवल पर स्टडी किया जाता है, तो दैट थ्योरी विल बी आल्सो कॉल्ड एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे जो है वो क्या करती हैं, डिपेंडेंट हैं। फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स देयर इज एन इंपॉर्टेंस टू द माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। कैसे, क्योंकि 1930s में जो एक बहुत ज्यादा डिप्रेशन का पीरियड आया था ऑल ओवर वर्ल्ड, जो मतलब ग्लोबल लेवल पे जिसने अफेक्ट किया था इकोनॉमीज को, बेसिकली उस वजह से है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग चार्ट। किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम इसके स्कोप को, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आएगा। कंजम्पशन विल बी द पार्ट ऑफ हमारे जो कंज्यूमर्स का कंजम्पशन है वो भी, एंड जो प्रोड्यूसर्स मटेरियल को कंज्यूम करते हैं फॉर प्रोडक्शन वो भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कि किन किन चीजों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल यानी कि बिजनेस साइकिल, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा क्या रहता है, एंड माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहेगा। सो दीज विल बी द लेवल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जिनको हमने स्टडी करना है। Then the macroeconomics analyzes some problems of the economy। कौन-कौन सी problems को ये basically analyze करते हैं, level of output and employment, कि एक country के अंदर जो output का level है वो कितना चल रहा है, and employment का level कितना चल रहा है। Then fluctuation in level of output, employment and national income, and then changes in the general price level हमारा क्या रहने वाला है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कितना रहने वाला है, एंड थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वन बाय वन जब चीजें आगे आएंगी ना, तब हम इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। देन आता है सिग्निफिकेंस, यानी कि बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस जो है वो क्या रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, कैसी पोजीशंस में वर्क करती है, उसको अंडरस्टूड करना। पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसीज हो, फाइनेंशियल पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, या कुछ भी हो। प्रिपरेशंस फॉर द इकोनॉमिक प्लान्स एंड टेकिंग आउट द रेमेडियल मेजर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। बेसिकली जो ट्रेड साइकिल्स या इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन आती है उससे बाहर निकलने के लिए जो हमें रेमेडीज की जरूरत है, उनको देखना कि हमें कौन कौन सी रेमेडीज जो है वहां पे फुलफिल करनी चाहिए, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट और साइंस, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी साइंस है या फिर आर्ट है। अब लेट मी टेल यू कि एक आर्ट और साइंस में क्या डिफरेंस रहता है। साइंस इज अ वी कैन से दैट अ परफेक्ट बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स, जो स्किल्स, जो वैल्यूज या जो मेथड्स आपको दिए जाते हैं, दे विल बी रिजिड, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहते हैं।
उनको हम जहां पे भी अप्लाई करें वो हमें सेम ही रिजल्ट देंगे, राइट। लेकिन आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है कि हमारे पास मेथड्स हैं, हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमारे पास पॉलिसीज हैं, लेकिन हर एक पर्सन के उसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। व्हाई डिफरेंट है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट, देयर माइंड्स आर डिफरेंट। एक पर्सन एक प्रॉब्लम को किसी और तरीके से हैंडल करता है, दूसरा पर्सन उस प्रॉब्लम को किसी अलग तरीके से हैंडल करता है। उस सिचुएशन के अंदर एक पर्सन कोई और डिसीजन लेगा, दूसरा पर्सन किसी और तरीके से डिसीजन लेगा। सो इस वजह से ये जो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। समवेयर इन इकोनॉमिक्स वी यूज सम प्रिंसिपल्स और सम पॉलिसीज और सम डिसीजंस एज अ साइंस, क्योंकि वो टिपिकली उसी तरीके से फॉर्मुलेट करने जरूरी होते हैं। बट समवेयर हम उन चीजों को अपने तरीके से, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज के बेसिस पर हम थोड़े से अमेंडमेंट्स करके उनको अप्लाई करते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज साइंस, ओ सॉरी आर्ट, ठीक है। तो आगे आपको यही चीजें बताएंगे। That the term science implies first a systematic body of knowledge which traces the relationship between cause and effect, as I told you before, observation of certain facts, systematic collection and classification and analysis of fact, then making generalization on the basis of the relevant facts and formulating laws and theories thereby, and subjecting in the theories to the test of real world observations। basically जो real world observations हैं उनके अंदर थ्योरीज को वर्किंग आउट करा के देखना कि कैसे कैसे वो वर्क करता है। लाइक द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी एंड हमारी जो इकोनॉमिक्स है आल्सो सैटिस्फाइज द अबव फोर फीचर्स, सो हेंस इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज साइंस। क्योंकि उसके अंदर ये सारी जो चीजें हैं वो लाइक करती है, इसलिए हम इसे साइंस बोल सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन आया है, कोई एक इफेक्ट है, वो किस वजह से आया है? सप्लाई कम हुई है, इस वजह से आया है, राइट। देन कुछ फैक्ट्स और सिस्टमेटिक कलेक्शन, डाटा कलेक्शन रहता है इसके अंदर, कुछ ऐसी लॉज और थ्योरीज बनती है जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। एंड जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है, जैसे इन्फ्लेशन है या बिजनेस साइकिल है, ये रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इन चीजों के बेस पर वी कैन से दैट हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? साइंस है। एंड इकोनॉमिक्स एज आर्ट का मतलब क्या होता है? केस डिफाइंड आर्ट ए सिस्टम रूल ऑफ नॉलेज, a system of rules for the attainment of given end, ठीक है। एक गिवन एंड या गिवन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो सिस्टम ऑफ रूल्स हमें दिए होते हैं वो क्या रहते हैं? हमारी आर्ट रहता है। मतलब उसको हम किस तरीके से करते हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट इज टू फॉर्मुलेट रूल्स टू बी यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट जो है वो क्या आ जाएगा? साइंस इज थ्योरेटिकल बट आर्ट इज प्रैक्टिकल। व्हाई? क्योंकि हर जब हम काम को करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम उस आर्ट के अंदर कितने परफेक्ट हैं। साइंस टीचेस अस टू नो एंड आर्ट टीचेस अस टू डू, राइट। Then economics is science in its methodology and art in its application। मतलब उसके मेथड्स के टर्म में वो साइंस है, लेकिन अप्लाई जब करके देखते हैं तो वो एप्लीकेशन बन जाता है। Hence economics is considered as both science and as well as art। इसलिए हम इसको कुछ एरियाज में, कुछ फील्ड्स में we can say economics is science, but in some areas we can say it is an art also। So is economics a positive science or a normative science? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस अगर है तो कैसे है। इससे पहले तो पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस हमें एक्सप्लेन करता है दैट व्हाट इट इज बट नॉट व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव साइंस हमें ये बताता है कि एक्चुअली में चीज है क्या हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। ये नहीं कि क्या होना चाहिए या क्या होगा। वी डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, हम इसमें प्रेजेंट में लेके चलते हैं कि व्हाट इट इज, ये है क्या। इट एक्सप्लेन अबाउट द थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं हमको वैसे ही एक्सप्लेन करना। Doesn't deal with the value judgments, and according to Land Roberts, economics is a positive science। And now what is normative science? Just is opposite, right? कि normative science explain what ought to be and what not ought to be, कि क्या होना चाहिए and क्या नहीं होना चाहिए। ये value judgment से भी relate करता है। Then it deals with good, bad और right और wrong के साथ भी deal करता है। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला है? नॉर्मेटिव साइंस बोला है। रॉबिन्स ने क्या बोला है? पॉजिटिव साइंस बोला है। टू कंक्लूड इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा क्या है? नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही साइंस है, जिसके अंदर दोनों ही चीजों को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। Then we comes to the deductive and inductive method जो हमारे आते हैं। So deductive method is a static analysis and inductive method is dynamic, ठीक है। ये फिक्स रहता है, थोड़ा सा rigid होता है, लेकिन ये क्या रहता है? चेंजिंग है, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, जो according to circumstances we can adjust to it। Deductive method के अंदर क्या आएगा? That is called prior method, abstract method and analytical method। Then in this method the laws or theories are prepared on the basis of fundamental assumptions के बेस पर इनके laws and theories को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। In this method the logic proceeds from general to particular, ठीक है। कि law of जैसे diminishing marginality है ये, या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी है, या फिर लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है, ऐसे जो लॉज होते हैं ये जनरल टू पर्टिकुलर सिचुएशन तक आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो ये इस लॉजिक यहाँ से प्रोसीड करेगा। एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलो डिडक्टिव मेथड, तो वो क्या करते हैं? इस मेथड को ऑप्ट करते हैं। देन आता है इंडक्टिव मेथड हमारा।
This method is also called as historical and statistical method. In this method, laws and threads are prepared on the basis of facts or statistical data. And from this method, logic is written particular to general. ठीक है, जैसे variable proportion का है, return to scale का है, population theories वगैरह जहाँ पे proper sampling technique आती है, वो particular to general method में फॉलो होगा. ठीक है. So make modern जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो हमारे क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, बाकी का जो टॉपिक है वो हम कल जो है वो कवर अप करते हैं. रेस्ट आप यहाँ तक जो है इसको अच्छे से रीड कीजिए. कुछ नहीं आता है समझ में आपको या किसी चीज में प्रॉब्लम आते हैं, देन आई टेक योर डाउट्स बाय टुमारो. ओके.